नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कल प्रदेश का 2020-21 का बजट आएगा। मंदी, महंगाई और बेरोजगारी की चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री प्रदेश के आवाम को किस तरह से राहत देंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जीएसटी के बाद राज्य के पास टैक्सेशन का और रेवेन्यू कलेक्शन का लिमिटेड स्कोप है और केंद्र को लेकर राजस्थान की शिकायत है कि उसके हिस्से में भारी कमी की गई है। तो सीमित आय के बावजूद सौगातों की उम्मीदों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। विपक्ष लगातार हमलावर है कि पिछले बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। सरकारी पक्ष ये उलाहना दे रहा है कि केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार बनाने में आपने पूरे 25 सांसदों का योगदान दिया है, कुछ पैरवी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इन हालात में किस तरह की राहतों की उम्मीद की जा सकती है, किन सौगातों की आस लगाई जा सकती है, आज इस पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। इन अनुमानों और सवालों के हवाले से कि बजट में राज्य की प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या होने की संभावना है। महंगाई, बेरोजगारी में राहत की कितनी उम्मीद है, और राज्य के हिस्से के रेवेन्यू में कटौती का क्या असर बजट में दिखेगा। हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में धीरेन्द्र सिंह राघव हैं, 40 यूथ विंग के आप अध्यक्ष हैं। रामलाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हरिदान सिंह हैं हमारे साथ, आप कांग्रेस विचारक हैं। और महेंद्र चौधरी जी हैं, कांग्रेस के युवा स्तंभ और विधानसभा में अभी आप डिप्टी चीफ व्हिप हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। चौधरी साहब, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, ये बहुत बेहतर तरीके से पिछले 1 महीने में मंथन किया गया है। क्या उम्मीद लगाई जानी चाहिए, कौन से सेक्टर्स पर फोकस रहेगा, किन सेक्टर्स में राहत मिल सकती है? देखिए सर, कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बतौर वित्त मंत्री जब भी सदन के अंदर बजट पेश किया है तो विशेष रूप से उनकी जो प्राथमिकता रही है, वैसे कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलती है, लेकिन उनका अंतिम छोर पे जो गरीब तबका है उसको राहत देने का उनका एक हमेशा से प्राथमिकता रही है। किसान वर्ग को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है उसकी प्राथमिकता रही है, और मध्यम वर्ग को भी किस प्रकार से प्राथमिकता दी जा सकती है उसके ऊपर उनका फोकस रहेगा। और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो राजस्थान का कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 11 बजे जब बजट पेश करेंगे तो नए नए लोगों को काफी जो उम्मीद की जा रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, वो नए नए जो आयाम स्थापित करेगा। और कल का दिन एक बहुत ही अहम, इतिहास के अंदर एक अहम दिन होगा, बेहद अहम दिन होगा, खासतौर पर तब जब चारों तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पर चैलेंजेस ही चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच में किस तरह से जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाना तो अपनी जगह है ही, उससे आगे बढ़कर लोगों को राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता हुआ आया है, रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि पहले के वादे तो अभी पूरे हुए ही नहीं, नए वादों से क्या उम्मीद लगाए। रामलाल शर्मा जी, कौन से वादे पूरे नहीं हुए? देखिए जेपी शर्मा जी, जो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, प्रदेश के मुखिया और सदन के नेता सबसे पहले भाषण की शुरुआत ये करेंगे कि देश के अंदर अशांति का वातावरण है, डर का माहौल है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे के अंदर है, हमारे राज्य का हिस्सा केंद्र ने बहुत कम कर दिया, इसलिए इस मझधार में से भी मैं मेरी नाव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी प्रदेश की जनता के लिए मैं ये कर रहा हूँ। सिर्फ इसके अलावा मेरे ख्याल से ज़्यादा उम्मीद सदन के नेता से नहीं की जा सकती। जहाँ तक मेरी बात है, अब की बार जो सदन के अंदर मैंने खुद ने भी, हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी लगाए, हमने सिर्फ वो क्वेश्चन लगाए जो इनके बजट घोषणाएं थी। अभी निश्चित रूप से महेंद्र जी मेरे बड़े भाई भी हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में हमने साथ रहे भी हैं, ये भी बताएंगे कि कल जब कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो मैंने ये कहा कि सदन के नेता ने घोषणा की थी कि राजस्थान की प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर हम नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। तो और जो मुझे रिप्लाई दी उसके अंदर ये कहा कि प्रदेश में हमने एक भी नंदीशालाएं नहीं खोली, एक पैसा बजट का हमने आवंटन नहीं किया। मैंने जमीन के लिए पूछा कि आपने शायद जमीन तो आरक्षित कर दी होगी नंदीशालाओं के लिए, कि 1 साल के अंदर हमने वो काम भी नहीं किया। आज भी मेरा एक क्वेश्चन था कि उम्मेद स्टेडियम के अंदर पिछली बार सदन के नेता ने घोषणा की थी जोधपुर के अंदर कि हम 2 करोड़ रुपए से खेल के संसाधनों का विकास करने का हम काम करेंगे। आज मैंने पूछा कि भाई आपने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए क्या, तो उत्तर ये मिला कि जी नहीं, हमने अभी कोई पैसा खर्च नहीं किया।
और जो मुझे जवाब दिया गया वो जवाब भी मंत्री महोदय के द्वारा इस प्रकार दिया गया कि उन्होंने कहा कि हमने RSRTC से उसका MOU किया है। तो मैंने कहा भाई कब MOU है, उसकी तारीख तो हमें बता दो। तो मंत्री महोदय तारीख बताने में भी असमर्थता जाएगी, वो भी मैं आपसे अलग से बता दूंगा। तो मुझे इस बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। कृपा करके, मैंने कल भी मेरे क्वेश्चन ने कहा था मंत्री जी आप तो सिर्फ इतना बता दो कि सदन के नेता सदन में जब अब की बार बजट की घोषणाएं करें तो बजट प्रावधानों के साथ वो घोषणा करें, क्या ये सही है, क्या वो करेंगे क्या ऐसी बात? तो इस पे भी मंत्री जी उत्तर देने में पीछे हो गए कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो सदन के नेता है, वही घोषणा करेंगे कि बजट के प्रावधानों के साथ करेंगे या बिना बजट के घोषणा करेंगे। तीसरी बात मैं और कहता हूँ JP शर्मा जी, जब पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि प्रत्येक थाने में राजस्थान के हम स्वागत कक्ष बनाने का काम करेंगे। आज भी महेंद्र जी मेरे साथ बैठे, ये बता दें कि इनके विधानसभा क्षेत्र में जो थाने हैं, क्या सरकार ने उन थानों में स्वागत कक्ष बनाने के लिए बजट दिया है? मेरे ख्याल से महेंद्र जी ने अपने कोष से दिया होगा या सांसद महोदय ने अपने कोष से दिया होगा, लेकिन सरकार ने 1 रुपए का बजट देने का काम भी नहीं किया। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कल बजट के अंदर सदन के नेता जो बजट पेश करेंगे उनके ऊपर हम सब माननीय सदस्यों को विश्वास नहीं है कि बजट में जो चीज आएगी उस धरातल के ऊपर 1 साल में क्रियान्वित हो पाएगी। रामलाल जी, पहली बात तो यह है कि आपकी पार्टी की सरकार रही है खूब राजस्थान में, तो जब बजट आपकी तरफ से आया, सत्ता पक्ष में जब आप थे, तब इसी तरह के सवालिया निशान बहुत सारे, एक दो नहीं, जैसे आप बता रहे हैं वैसे बहुत सारे सवालिया निशान आपके ऊपर भी रहते थे। दूसरी बात, महेंद्र चौधरी जी, ये समझना चाह रहा हूं मैं कि ठीक है, आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर बजट में घोषणा भले पिछले साल हुई, लेकिन उनको क्रियान्वित करने में समय लग सकता है, हमारे एजेंडे में है। वो भी तो एरिया होगा जहां आपने रंग भर दिया होगा अब तक तस्वीर में। देखिए सर, बजट पेश करे हुए 1 साल का हुआ है समय और दूसरा बजट आ रहा है। निश्चित रूप से काफी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में की थी उसकी क्रियान्विति हो गई है, और कुछ में क्रियान्विति में समय लगता है। ये हर सरकार की परंपरा रही है। ये अब से पहले भी जब भी चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है तो उनके भी आप उठा के देख लें, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं समय लगता है, कोई भी चीज होती है उसमें। लेकिन काफी कुछ जो बजट पेश हुए, आज तक के बजट पेश हुए, मैं तो उस बजट के अंदर कल जो आपका बजट पेश होगा वो तो इतिहास बनेगा। उसके अलावा जो पिछले साल की जो घोषणाएं हैं वो काफी कुछ क्रियान्वित हो गई है और नहीं हुई है, उनके ऊपर अमल चल रहा है, कुछ में समय लगता है। बजट की कोई प्रॉब्लम आती है, माननीय विधायकों को भी, जैसे अभी भाई रामलाल जी ने हमें अभी बताया कि नंदी गौशालाओं के लिए ये अपना SP ऑफिस के अंदर जो रूम बनने हैं इनके पुलिस थानों में, तो MLAs ने पैसा दिया है, कई भी दे भी रहे हैं और चल भी रहा है, कुछ में समय लग सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो प्राथमिकता के साथ के अंदर जो काम सरकार के द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को एक सरकारी दस्तावेज बनाकर रख के काम करना, सरकार ने काम शुरू किया है। पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील अशोक गहलोत जी की सरकार आज भी दृढ़ है, और निश्चित रूप से जो क्रियान्विति होगी और जो नहीं हो रही है, समय लग रहा है, उसकी भी जल्दी से जल्दी क्रियान्विति की जाएगी। क्रियान्विति कहां से की जाएगी ये भी तो थोड़ा समझाइए। ऐसा तो है जो रामलाल शर्मा जी ने जो कहा है कि ये कहा जाएगा कि हालात खराब हैं, कुछ करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, ये दारोमदार आपके ऊपर भी आता है रामलाल जी। राज्य सरकार के पास कितने लिमिटेड चीजें बची हैं, कितने लिमिटेड रिसोर्सेज बचे हैं, कहां से पैसा आएगा? अगर पैसा नहीं आएगा तो आगे कहां से, कैसे दिया जाएगा? अब सवाल तो लगातार ये उठाया जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन GST के जरिए केंद्र के पास पहुंच रहा है और वहां से आप राज्य को राज्य का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। रामलाल शर्मा, देखिए JP शर्मा जी, ये बात निश्चित है, जो हालात है, वर्तमान परिस्थिति है, वो सबके सामने है। और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता इन वर्तमान परिस्थितियों के आधार पे अपना बजट बनाए। अगर वो नहीं कर सकते, उनके पास सेंटर कितना पैसा देगा, स्टेट के पास कितना पैसा है, उसी आधार के ऊपर अगर बजट बना के अगर वो सदन में रखे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सदन के नेता ये कहते हैं साहब, ये बात यूनियन बजट आया था, ये बात जब केंद्र का बजट आया था तब ये बात लागू नहीं होती थी क्या? शर्मा जी, मैं तब तो आप ये मान रहे थे कि वैश्विक मंदी है, हमारे यहाँ भी इकोनॉमी की हालत खराब है, लेकिन फिर भी हम और अच्छा ये करेंगे, फिर भी हम ये भी करने जा रहे हैं, फिर भी हम ये भी करने जा रहे हैं। मैं यही कर रहा हूं JP शर्मा जी कि सदन के नेता भी पूरे सदन को आश्वस्त कर दे कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति ये है और इस इकोनॉमिक स्थिति के अंदर सिर्फ इतना ही काम हम कर पाएंगे। ऐसी घोषणाएं नहीं करें, झूठी घोषणाएं कि जिनकी पूर्ति होना भी मुश्किल है। आज महेंद्र जी, मेरी बात अगर मैं असत्य मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे टोक देना। राजस्थान में RTE के अंदर जो स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ा देने का पैसा सरकार देती है, 1 साल से वो पैसा नहीं दे रहे। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना शुरू की गई थी पिछली सरकार के द्वारा, पिछले 6 महीने से जो डेयरियां जो दूध दे रही है स्कूलों के अंदर बच्चों को, उसका 6 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा। हालात ये है कि माननीय सदस्य मुझे कितना कुछ हमारे भत्ते टाइम पे मिल रहे हैं क्या महेंद्र जी? आप तो ये बता दो कि विधायकों के भत्ते भी आप जिला कलेक्टर से आप अपने वाहन भत्ता का पैसे लेने के लिए जाते हो तो वो यही कहता है कि साहब TO ये कहता है कि मुझे ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे को निर्देश है कि हम पैसा रिलीज नहीं कर सकते सिर्फ सैलरी के अलावा।
ये बिल्कुल बात सही है कि वर्तमान में इकोनॉमिक हालात ऐसे ही हैं, तो सदन के नेता इन हालातों के अंदर ही बजट पेश करे, सपने दिखाने का काम नहीं करे, बड़ी बड़ी बातें करने का काम नहीं करे, जो हो सकता है वो करे, अन्यथा नहीं करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कुछ कहे उसको एक साल में, अभी महेंद्र जी ने कहा कि साहब कुछ घोषणाएं ऐसी होती है उसमें समय लगता है, वो कहते हैं ये घोषणा मेरी है लेकिन ये 2 साल में पूरी होगी, ये 3 साल में पूरी होगी, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक समय पीरियड के अंदर वो सदन के नेता जो घोषणाएं करे उनको धरातल के ऊपर दिखने भी चाहिए। यानी कि आप ये माने, इतना तो मान रहे हैं कि तंगी है, और तंगी की जो वजह है वो टैक्स का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो है, मान रहे हैं रामलाल शर्मा जी? जेपी शर्मा जी, टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ वो है, या जो पहले रियल एस्टेट के अंदर जो स्टेट को इनकम होती थी उसका आधार है, या और कोई तीसरा आधार है। हकीकत जो है सामने वो सबके सामने, वो इसको एक आधार नहीं मान सकते कि साहब टैक्स जो टैक्स कलेक्शन का जो स्कीम जीएसटी के आधार के ऊपर आने के बाद में ये हालात में हो सकता है, उससे पहले भी कई चीजें जो जेपी शर्मा जी वास्तविकता के अंदर है उससे कोई नकार नहीं सकते। और सिर्फ उन चीजों को किसी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को हम दोष दें वो भी संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ बिल्कुल जो स्थिति है वो हम सबके सामने है, बड़ी घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं, छोटी घोषणाएं कर दें, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए हरिदान जी। 25 लोग इन्होंने यहाँ से जिता के भेजे लोकसभा में, वो भी इसी प्रदेश के, यहीं के वोटर के वोट से जीत के वहाँ गए, तो वो जो लोग हैं वहाँ बात नहीं कर रहे। सिर्फ राज्य सरकार को कोसना से काम नहीं होगा, केंद्र सरकार का जो सहयोग होगा तभी राज्य आगे बढ़ पाएगा, तभी विकास संभव है। ये जो मोदी जी के आने के बाद में ऐसी परंपरा हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। वो जो भी राज्य में सरकार थी उस राज्य का सहयोग करते थे। उस समय के जो हालात थे स्टेट के, आज के हालात है आप खुद देख लें। रही बात कि आप कह रहे हैं कि 1 साल में काम नहीं हुआ, मार्च के बाद में और आज से पहले 3 इलेक्शन हुए राजस्थान में। लोकसभा के चुनाव आए, लोकल बॉडी के इलेक्शन थे, म्यूनसिपलिटी के, पंचायत राज के, सबको पता रहता है इलेक्शन नहीं 5 साल लगातार थोड़ी ना आएंगे इलेक्शन, 5 साल लगातार चुनाव नहीं आएंगे भैया। आपके राजस्थान की सरकार ने किसानों के प्रीमियम राशि जमा नहीं कराई, लाखों किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान तो वो कर दिया सरकार ने। तो बजट आप दिलाओ ना, आगे 25 विधायक जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार निभाए कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। 25 विधायक जीते हुए, 25 विधायक आपके केंद्र से बजट दिलाइए आप, पैसे नहीं है। ये तो सवाल तो लगातार उठ रहा है। मैंने चौधरी जी मुझे समझाइए कि अब राज्य के पास जो अर्थशास्त्री जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं, मेरी समझ से हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन अब जो राज्य के पास बचा हुआ है वो या तो वैट है जो एक्साइज जो या तो आबकारी में से मिलता है या पेट्रोलियम से आपको मिलता है, और या फिर आपके जो लीज जो हैं, खनन की जो लीज हैं, उनसे जो पैसा आता है वो आता है। इस तरह का बहुत थोड़ा मोड़ा पैसा जो बचा है वो राज्य के हिस्से में बचा है, और केंद्र के लिए आप कह रहे हैं कि केंद्र का तो सहयोगात्मक रवैया है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप जो करें कि ऐतिहासिक बजट होगा, ये संतुलन कैसे साधा जाएगा? शर्मा साहब, ऐसा है कि राजस्थान में और देश में सरकारें पहले भी कई अलग अलग पार्टियों की रही है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार रही है जब जयपुर के अंदर, राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन हमने इस प्रकार का भेदभाव नहीं देखा। पिछली बार अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये कहा जाता था कि अशोक गहलोत जो है दिल्ली के अंदर कटोरा लेके आ जाते हैं, भीख मांगने आ जाते हैं। उस वक्त भी अशोक गहलोत जी ने कहा कि चाहे मुझे कितना ही कहा जाए लेकिन मैं जनता के लिए भीख भी मांगने को तैयार हूं। और इन विषम परिस्थितियों के अंदर जब 11 महीने तक लगातार अकाल पड़ गया था, उस वक्त भी अशोक गहलोत जी तनिक भी पीछे नहीं हटे थे, जनता की सेवा करी थी, और हर आदमी को खाने को गेहूं मिले, पीने को पानी मिले, इस प्रकार की उस परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा था और पूरी मदद करी थी। इसीलिए उनको जादूगर कहा जाता है। आज भले ही किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां हो या कैसे केंद्र सरकार का 18,000 करोड़ का रुपया रोक लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो बजट आएगा वो सोच समझ के अशोक गहलोत जी जो पेश करेंगे, कहां से किस प्रकार से कैसे होगा, सब अशोक गहलोत जी, इसीलिए उनको जादूगर जाता है। ये कल ही इस बात का पता लगेगा। ठीक है धीरेन्द्र जी, जो बात अभी निकल करके आ रही है और बार बार इस तरह के आरोप आते हैं कि केंद्र में अगर किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है तो सहयोगात्मक रवैया नहीं रहता है। मुझे ये बताइए कि 2008 से 2013 कमोबेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, और 2013 से 2018 कमोबेश दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। अब स्थिति बदल गई है, तो पिछले 1 साल में और उससे पहले के 10 साल में एक उद्योगपति के नाते, एक व्यवसायी के नाते आपने कोई फर्क देखा? कैसा फर्क देखा? देखिए जेपी शर्मा जी, ये सरकारें प्रदेश में अलग होती हैं, केंद्र में अलग होती हैं, ये अपनी अपनी पार्टियों की वकालत है। हाँ। ये लोग आपस में अपनी वकालत करते रहते हैं, लेकिन मैं राजस्थान और देश के जो हालात देख रहा हूँ, हाँ जी, जो ये नहीं है कि ये राजस्थान की हालात हो या देश के हालात हो, ये एक वैश्विक मंदी है और इस चीज को अपने को मानना पड़ेगा, कांग्रेस और बीजेपी की गणित से ऊपर उठ के। हाँ ये देश के हालात हैं और आज हर बजट वेंटिलेटर पे है। आप चाहे से उसको कितना
एक आडंबर बना के पेश कर लो, लेकिन आज हालात यही है कि एक आर्थिक मंदी जबरदस्त दौर पे चल रही है। आज मैं राजस्थान के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन का प्रतिनिधित्व करता हाँ जी। हूं। हम लोग दिन रात ये सोचते हैं कि राजस्थान में कम उससे ज्यादा उत्पादन कैसे हो। हाँ। अब मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करूंगा कि टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि एक वही क्षेत्र है जो वैश्विक पटल पे राजस्थान की पहचान रखता है, और जो कम से कम आय लगा के, कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा आय पैदा उससे की जा सकती है। आज देखिए आरटीडीसी का क्या हाल है। अगर आरटीडीसी सरकार नहीं चला पा रही है तो उसको एक पीपीटी मॉडल पे दिया जाए, या पीपीटी मॉडल पे नहीं दिया जाए तो किसी ऐसे आईएएस ऑफिसर को एक नियुक्त किया जाए कि जो एनर्जेटिक हो, जो कुछ नया काम कर सके, नया डेवलपमेंट कर सके। आप ये देखिए कि आज होटल व्यवसाय का कितना बुरा हाल है। होटल व्यवसाय पे किस तरह इन्होंने जीएसटी लगा दिया। आज जीएसटी का सरलीकरण 12% होना चाहिए, और एक ये पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जिससे कम लागत लगा के ज्यादा से ज्यादा आय सरकार कमा सकती है। ठीक है, ये बात भी सही है क्या कि वैट जब था, जीएसटी नहीं था, तब के भी बहुत सारे मामले उलझे पड़े हैं। कम से कम कोई एमनेस्टी स्कीम ला करके उन मामलों को तो खत्म किया जाए, उनमें तो राहत दी जाए। मैं धीरेन्द्र सिंह जी, सरकार ये पहल कर सकती है, उससे सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल सकता है। और मैंने अभी आपको एक ये निवेदन किया कि सरकार इसको या तो पीपीटी मॉडल पे दे, करोड़ों अरबों रुपए की जो संपत्ति है आरटीडीसी की, उससे 1 रुपए की आज इनकम पैदा नहीं होती और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। आज सरकार उससे लॉस में जा रही है, या तो सरकार उसको पीपीटी पे दे, वो फोकस एरिया में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ठीक बात है। हरिदान सिंह जी, जैसे ये बात आई पर्यटन की, पर्यटन राजस्थान का तो पर्यटन यूं समझ लीजिए कि चेहरा ही पर्यटन है, उसको फोकस में होना चाहिए। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली मॉडल की सक्सेस के बाद में शिक्षा और चिकित्सा जो पहले से भी प्राथमिकता में रहते आए हैं, उन पर और ज़्यादा फोकस होगा, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। देखिए 2008 से 13 के बीच में जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, आप चिकित्सा कह रहे हो दिल्ली का, तो किसी को देख के करने का कोई मन नहीं होता। 2008-13 के बीच में जो चिकित्सा को लेके जो काम हुआ वो पूरे देश में एक रोल मॉडल बन गया। सारे देश के जो प्रदेश हैं वो सारे लोग यहाँ चिकित्सा मंत्री, हेल्थ के ऑफिसर है, यहाँ आके सीख के जा रहे हैं, सुन के जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं। तो चिकित्सा में तो ऑलरेडी काम हो रहे थे ना। और चिकित्सा के अलावा शिक्षा का आप कह रहे हैं, तो शिक्षा में फिलहाल दिल्ली मॉडल को देखने की जरूरत नहीं है, उससे बेहतरीन काम यहाँ हो रहा है। आप गाँव के स्कूलों के हालात देखिए, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए दूध है, दलिया है, घुघरी है, और अब थम्पिंग कर दिया, जो है ना। तो दिल्ली को देख के काम नहीं करने की जरूरत है, राजस्थान खुद एक रोल मॉडल है। चलिए ठीक है, समय हो गया है। कल जब बजट आ चुका होगा और ये पता चल चुका होगा कि किस किस सेक्टर को क्या क्या मिला है, किस किस तरीके से मिला और किन चुनौतियों के बीच मिला है, तब फिर इस मामले पर बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।